आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी क्रोन्स डिजीज के बारे में। एक्चुअली क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये दोनों ही आपकी आईबीडी है, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। तो आज मेनली मैं आपसे बात करूंगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में क्या साइन और सिम्टम्स मिलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कितने टाइप होते हैं, साथ ही साथ में इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, तो जैसा इसका नाम बता रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कोलाइटिस जो शब्द है वो है आंतों के अंदर, यानी बड़ी आंत के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि कोलोन क्या है, बड़ी आंत है, और अगर बड़ी आंत में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोलाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर वहां अल्सर बन जाएंगे, घाव बन जाएगा, सूजन हो जाएगी, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये आपकी एक आईबीडी है, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में मैंने आपको क्रोन्स डिजीज के बारे में पहले बताया था, जो मेनली आपकी छोटी आंतों में होती है। अगर हम बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये मेनली आपकी बड़ी आंत को प्रभावित करने वाली बीमारी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चाहे वो आपकी क्रोन्स डिजीज हो, चाहे वो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या आपका आईबीएस हो, मैं आपको ये बताऊंगा कि आजकल जितने भी डिसऑर्डर हैं, मेनली हमारी आंतों से संबंधित जो बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, पेप्टिक अल्सर डिजीज है, गैस्ट्राइटिस है, यानी आपकी जीआईटी के जितने भी बीमारियां आप देख रहे हैं आजकल, इनका सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल में जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके की बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेशेंट को जो मेन साइन और सिम्टम्स क्या आते हैं, इस पे अगर विचार करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेनली पेशेंट को डायरिया देखने को मिलता है, और इस डायरिया में खास बात यह है कि इसमें रेक्टल ब्लीडिंग होती है। अब रेक्टल ब्लीडिंग का मतलब क्या है कि पेशेंट जब स्टूल पास करता है तो उसमें ब्लड आता है। साथ ही साथ में एब्डोमिनल पेन, यानी इसमें पेट में दर्द रहता है, रेक्टल पेन यानी गुदा मार्ग में उसको दर्द रहता है, साथ ही साथ में पेशेंट का अनइंटेंशनल वेट लॉस देखने को मिलता है। अनइंटेंशनल वेट लॉस का मतलब क्या है, यानी पेशेंट चाहता नहीं है कि उसका वजन कम हो, लेकिन क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, पाचन जो है सही से नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इसमें वेट लॉस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में पेशेंट में थकान बहुत रहती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत थकान रहती है। साथ ही साथ में इसमें भूख की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, इसमें एनीमिया डेवलप हो सकता है, यानी खून की कमी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो समस्याएं पेशेंट को आ रही हैं, उसका मेन कारण है कि पाचन नहीं हो रहा है, और अगर पाचन नहीं हो रहा है तो जो न्यूट्रिएंट है वो इसको प्रॉपर तरीके से शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो रहा है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की ये जो साइकिल है, इसमें सारे जो भी आप लक्षण देख रहे हैं, इसमें आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम इसके साइन और सिम्टम्स को देखें तो इसमें मुख्य बात क्या नजर आ रही है, मुख्य बात ये नजर आ रही है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आते हैं वो कैसी हो गई है, इरिटेबल हो गई है, ये कह सकते हैं अनएबल टू वर्क प्रॉपरली, यानी सही से आंतें काम नहीं कर पा रही हैं। अब अगर मैं इसके टाइप के बारे में बात करूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के टाइप क्या हैं, तो जैसे हमने क्रोन्स डिजीज का क्लासिफिकेशन किया था कि जो एरिया इन्वॉल्व है, यानी किस रीजन में ये बीमारी है, उसी के आधार पर ऐसे ही हमने आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस को डिवाइड किया है। तो अगर ये देखें कि ये बीमारी शुरुआती दौर में कहां होती है, तो मेनली ये बीमारी जो आपकी बड़ी आंत का लास्ट पार्ट है, जो डिस्टल पार्ट है, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, तो ये रेक्टम में सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होता है। तो रेक्टम में अगर किसी व्यक्ति के इन्फ्लेमेशन है तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्रोक्टाइटिस या अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस। क्यों? क्योंकि अभी केवल रेक्टम में ये दिक्कत हुई है, यानी रेक्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, और जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती जाती है तो फिर ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मोइड वाले पार्ट को प्रभावित करती है, तो उसको प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस कहने लगते हैं, या अल्सरेटिव प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस कहते हैं, क्योंकि इसने सिग्मोइड रीजन को प्रभावित किया है। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये लेफ्ट साइडेड में अगर आपकी कोलोन को प्रभावित करती है तो लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस कहते हैं। अगर पूरी कोलोन को इन्वॉल्व कर ले, पूरी बड़ी आंत में पूरी में ये बीमारी फैल जाती है, तो इसको हम पेनकोलाइटिस कहते हैं। और अगर इसके ऑनसेट के आधार पर देखें
कि अगर थोड़े समय के लिए तो इसे एक्यूट कहते हैं, और अगर कोई इस बीमारी से लंबे समय से प्रभावित है तो फिर इस बीमारी को हम क्रोनिक कोलाइटिस कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के बारे में हमने बात की। अब बात कर लेते हैं कि इसके केस में आप कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आपकी वही जांचें हैं जो आपने क्रोन्स डिजीज के बारे में जाना था। तो यहाँ पर भी हम आपके कुछ ब्लड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, साथ ही साथ में कुछ स्कैन करा सकते हैं इसमें, जैसे अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के अलावा इसमें सिटी स्कैन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है कि सिटी स्कैन से हम उस एरिया को देख सकते हैं। लेकिन अगेन इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट माना जाता है या जो कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है वो आपकी कोलोनोस्कोपी मानी जाती है। और कोलोनोस्कोपी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो एरिया हमें लग रहा है कि इन्फ्लेमेशन है, जिस एरिया में अल्सर बना हुआ है, वहां से छोटे छोटे कुछ सैंपल कलेक्ट करके पैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है और वहां इसकी हिस्टोलॉजी की स्टडी की जाती है, यानी सेल के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके की डिफॉर्मिटी है, ये सारी चीजें हम हिस्टोलॉजी में देखते हैं, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। अब मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में आपको एक और बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जिन व्यक्तियों को गट से संबंधित कोई बीमारी होती है, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो चाहे क्रोन्स डिजीज हो, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों में मानसिक डिसऑर्डर भी कहीं ना कहीं होते हैं। मानसिक डिसऑर्डर कहने का क्या मतलब है कि ये व्यक्ति धीमे धीमे इरिटेबल होने लगते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी गट है, जो हमारी आंत है, इसका आपके ब्रेन से, ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है, उससे संबंध होता है। आप जानते हैं कि हमारी गट की जो मोटिलिटी है, जो गट की गति है, जो आंतों की गति है, इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में जब भी हमें पता चला कि किसी व्यक्ति को कोलाइटिस है, तो इसमें आपको इसको मेंटल पीस के लिए भी कुछ मेडिकेशन चलाने पड़ते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसको मेडिटेशन, योगा, इस तरीके की चीजें इसमें आपको चलानी चाहिए। अगर इसके ट्रीटमेंट में बारे में बात करेंगे तो अगेन इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। इसमें भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है कि अगर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक चलती हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवाइयां चलती हैं, कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर चलते हैं, क्योंकि ये भी आपकी कैसी डिजीज है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। मैंने आपको आईबीडी में भी ये बात बताई थी कि चाहे आपकी कोलाइटिस हो चाहे आपकी क्रोन्स डिजीज हो, ये ऑटो इम्यून है, तो आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने के लिए कुछ दवाइयां चलाई जाती हैं, साथ ही साथ में स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाली दवाइयां चलाई जाती हैं। तो इस तरीके से मैनेज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन लोग ज्यादा प्रोन हैं, किन लोगों में ये बीमारी ज्यादा होती है। तो कोलाइटिस में अगर आप देखेंगे तो इसका मेन कारण तो आपका जेनेटिक है, यानी अगर किसी के पेरेंट्स में ये डिजीज है तो उसके बच्चों में इस बीमारी के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात, अगर हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जैसे स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, ये सारे फैक्टर्स, और कहीं ना कहीं वेस्टर्न फूड, जो मैंने पहले भी बताया है कि वेस्टर्न जो फूड को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा तले भुने खाने खा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो उनकी वजह से कोलाइटिस हो सकती है। अब बात करें कि अगर कोलाइटिस किसी व्यक्ति को है तो क्या ये पूर्ण तरीके से मैनेज हो सकती है, पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, तो यस, इसका आंसर है यस। अगर कोलाइटिस किसी व्यक्ति को है तो सबसे पहले उसको ये देखना है कि उसकी डाइट में ऐसे कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये समस्या उसको बढ़ जाती है। तो उसके लिए आप एक अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इस चीज को खाने से ये चीजें मेरी बढ़ रही हैं, उनको अवॉइड करना है। साथ ही साथ में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस डिजीज को आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। डाइट को सुधारिए, डाइट को सिंपल और पैलेटेबल बनाइए, ये बीमारी आपको कुछ नहीं कर पाएगी, आपकी कोई स्थिति जो है नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर आप इस डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्प्लिकेशंस में अगर देखेंगे तो कई बार ये जो डिजीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये कई बार कोलोन कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के आपको सावधान रहना है। कॉम्प्लिकेशंस में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्रॉपर तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से आपको कोलोन कैंसर तक हो सकता है। तो ये सारी जानकारी अल्सरेटिव कोलाइटिस के रिगार्डिंग मैंने आपको दी है। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।